हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सूडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो अपने वीडियो बना रहे हैं वो एक स्पेशल वीडियो आपके लिए है कि अभी जो थोड़े दिन पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से एक पुस्तक छापी थी हमने, जो मूल पुस्तकों का सार संग्रह था। उसमें जितने भी आज दिन तक आरपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे समाहित किए हुए थे। अभी जो लेटेस्ट में स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में इस पुस्तक से कितने प्रश्न आए हैं, कैसे आए हैं, कौन कौन से टॉपिक के हिसाब से आए हैं, वो सारे आज एनालाइज करेंगे। ये वीडियो अभी जो स्कूल व्याख्याता के एग्जाम के बाद में जस्ट सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है, वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी विद्यार्थी जो हिंदी से संबंधित है और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके भी बहुत ज्यादा रिपीट होंगे। ये पुस्तक निकाली थी, तो पुस्तक निकाली मैंने हिले मार मार के बोला था, बहुत बोला था अभी आप स्कूल व्याख्याता के एग्जाम के लिए पढ़ लो, किताब पढ़ लो, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बोला था मैंने। आज ये कारगर साबित हो चुकी है, क्योंकि अभी मैं आपको पीडीएफ बना के, जैसे जहां जहां से प्रश्न पूछे गए उन पेज की मैं पीडीएफ और साथ साथ में प्रश्न पत्र की पीडीएफ साथ में लगा के आपको दिखाऊंगा कि ये प्रश्न यहां से पूछा गया है, ये प्रश्न यहां से पूछा गया है, कैसे प्रश्न पूछा गया, कैसे प्रश्न की लैंग्वेज है वो तक चेंज नहीं हुई है, वो अपने सारी आज एनालाइज करेंगे। तो ये किताब अभी जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम के बाद में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी भी एक बार जरूर ध्यान देवे। इस पुस्तक का जो कह सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण महत्ता है इस पुस्तक की, वो महत्ता बहुत ज्यादा अब बढ़ चुकी है इसकी, क्योंकि इस पुस्तक से संबंधित आरपीएससी में अभी जो स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम है उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए वो मैं आपको आज इस पीडीएफ के माध्यम से ही करवाऊंगा। तो अपने शुरू करते हैं। जितने भी साथी सेकंड ग्रेड के या फिर जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। अपने शुरू करते हैं, क्योंकि ये अभी किताब का ये कवर पेज दिखाया है मैंने। अब मैं आपको पीडीएफ सीधे सीधे पीडीएफ में ले चलूंगा, ताकि वहां से आपको सीधे, जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था, मैं प्रश्न वाइज सारे के सारे आपको याद करवाऊंगा। जैसे प्रश्न पूछा गया था ये, निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। आपको सबको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। देखो, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह, ये तो तीसरा सप्तक के कवि है, रघुवीर शाह नहीं है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है कि भवानी शकुंतला हरि रघुवीरा, भवानी शकुंतला हरि रघुवीरा, अर्थात दूसरा सप्तक के कवि है ये रघुवीर शाह। देखो, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह। रघुवीर शाह देखो तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। ये पीडीएफ है, ये किताब की पीडीएफ है, और इसमें ये दूसरा सप्तक रहा, इसमें ये रघुवीर शाह रहा, इसमें ये तीसरा सप्तक रहा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, विजय देवनारायण शाही, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, मदन बादशाह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इस पीडीएफ को पढ़ाते हुए मैंने ये भी बताया था कि इसमें प्रश्न सब पेपर में पूछे गए हैं। ये जो प्रश्न है ये सारे पेपर में पूछे गए प्रश्न है। देखो, इसमें जितने भी प्रश्न आए ना वो सारे के सारे पेपर में पूछे। स्कूल व्याख्याता 2015 है, जैसे वरिष्ठ अध्यापक 2017, 2023 है, तो अभी 2026 वरिष्ठ अध्यापक में भी प्रश्न इसका पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता क्या है, इसका प्रश्न पूछा ही जाता है। तो तार सप्तक है, चारों के चारों सप्तक है, वो चारों के चारों सप्तक याद कर लेना, इनके जो मुख्य कवि है वो याद कर लेना। तो पहला प्रश्न तो ये देखो, ये रहा। उसके बाद में अपने प्रश्न पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद के नाटकों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। बहुत डीप प्रश्न था ये। देखो, उनके नाटक सांस्कृतिक है, इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की झलक मिलती है या अभिव्यक्ति हुई है, सांस्कृतिक रहा। नाटकों में देश काल पर्याप्त विवरण मिलता है। देश काल मतलब देश काल से संबंधित है कि राष्ट्रीयता की भावना कह सकते हैं, तो राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति मिलती है। काव्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है, काव्यत्व की दृष्टि से व्याप्त है। उसके बाद में उनके नाटकों में भी दर्शन है, लेकिन उनकी दार्शनिकता, उनकी नाटकीय कलात्मकता में विघ्न उपस्थित नहीं करती है। तो ये जो इसकी अभिव्यक्ति है वो मिलती है कि पत्रों के माध्यम से गत्यात्मक तो परिवर्तन की आकांक्षा है, लेकिन ये याद रख लेना अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं है। ये वाला प्रश्न इसका 4 नंबर का उत्तर होगा भाई। ये देखो, अभिनय की दृष्टि से पूर्ण सफल नहीं है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि दर्शन तो है, लेकिन दर्शन कलात्मकता में विघ्न उपस्थित नहीं करते, बल्कि विघ्न उपस्थित करते हैं, क्योंकि इनके नाटक है वो नाटक अभिनय की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अभिनय नहीं हो सकता, क्योंकि ऐतिहासिक नाटक है इनके। तो दूसरा प्रश्न ये रहा। अब अपने अगला प्रश्न की बात करते हैं।
तो ये देखो, ये जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता से संबंधित आ गया। अब ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम किया, ये भी देखो इस लाइन में ही दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। साथ साथ में मैंने पीडीएफ के निशान भी लगाया हुआ है, एपी 2026 16। अब थोड़े दिन बाद में क्या है कि जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, सेकंड ग्रेड के प्रश्न भी उसमें ऐड कर देंगे। तो देखो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है भाई। जितने भी साथियों को ये किताब नहीं मिली है तो आपकी विडंबना है भाई। देखो इसका प्रश्न है, देखो ये प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है। हृदय राम हनुमान नाटक राम भक्ति धारा के कवि है। नर हरिदास वो तो सुना हुआ ही है। माधव दास सारण ये भी सुना। हरिराम व्यास, ये हरिराम व्यास है, ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है। ये देखो हरिराम व्यास मोटे मोटे अक्षरों में दिया हुआ है, हरिराम व्यास। हरिराम व्यास किस में दे रखे हैं? कृष्ण भक्ति शाखा में दे रखे हैं। अगर पूछा गया राम भक्ति शाखा का प्रमुख कवि नहीं है तो ये देखो हरिराम व्यास थे, ये कृष्ण भक्त कवियों में दिया हुआ है। देखो ये इससे पहले निम्बारक संप्रदाय दे रखा था और निम्बारक संप्रदाय के कवियों के बाद में इनको हरिराम व्यास जी को दिया हुआ है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया। बाद में हित हरिवंश दिया हुआ है, जो अपने प्रेमानंद जी महाराज का जो संप्रदाय है ना, वो संप्रदाय इसी से संबंधित ही है। एक राधा वल्लभ संप्रदाय है। आगे देखते हैं, देखो ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है। अब आगे पत्रों समाचार पत्रों से संबंधित प्रश्न आया है कि भारतेंदु योगिन पत्र पत्रिका और संपादक की दृष्टि से असंगत विकल्प है। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन है? इसमें पीयूष प्रवाह के अंबिका दत्त व्यास है। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट है। भारत मित्र के रुद्रदत्त है। सदादर्श के लाला श्रीनिवास दास है। ये देखो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, सदादर्श सदा लाला श्रीनिवास दास आ गए, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक प्रश्न है, भारत मित्र रुद्रदत्त है। भारत मित्र ये इस किताब में ये रहा भारत मित्र और ये रहा रुद्रदत्त, ये दिया हुआ है। अब आप इस सोचोगे कि अंबिका दत्त व्यास है, अंबिका दत्त व्यास भी अगले पेज पे अपनी किताब के अगले पेज पे दिया हुआ है। ये रहा अंबिका दत्त व्यास। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास। इसमें पेपर में क्या पूछा गया है? पीयूष प्रवाह के सामने क्या दिया हुआ है? राधाचरण गोस्वामी दिया हुआ है, बल्कि पीयूष प्रवाह के संपादक कौन है? पीयूष प्रवाह के संपादक अंबिका दत्त व्यास है। तो ये प्रश्न भी सीधे सीधे किताब से प्रश्न है आया हुआ है। देखो डिटेल वाइज पढ़ते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये किताब। आगे देखते हैं, निबंध संग्रह और उनके रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। ये वाला प्रश्न पूछा गया था। कुछ उथले कुछ गहरे, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ये इस किताब से प्रश्न रहा। इंद्रनाथ मदान, कुछ उथले कुछ गहरे, ये निबंध संग्रह में इंद्रनाथ मदान से संबंधित ये प्रश्न आया हुआ है। कुछ गहरे कुछ उथले इंद्रनाथ मदान से संबंधित आया हुआ है। अब साहित्य सहचर, माटी हो गई सोना और माटी का फूल, ये जो तीनों प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न देखो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य सहचर हो गया, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का माटी हो गई सोना, ये देखो माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और ये रहा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये रहा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें ये वाला ऑप्शन कट करना था, माटी का फूल। ये महादेव वर्मा का निबंध संग्रह नहीं है भाई। अब अपने आगे बढ़ते हैं, महादेव वर्मा के निबंध संग्रह देखो ये वाले निबंध संग्रह है। वृत्त और विकास, श्रृंखला की कड़ियां, बहुत महत्वपूर्ण है ये। स्त्री विमर्श है, ये स्त्री विमर्श का है। साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के सवर, संकल्पिता, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न आ रहा है, जैन साहित्य से संबंधित असंगत कथन है। आचार शैली के जैन काव्यों में उपदेशात्मकता के स्थान पर घटनाओं को प्रधानता मिली है। फागु काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रेवंत गिरी रास में वस्तु कलात्मक दोष सौंदर्य का चित्रण है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित नाम रास नाम से भी पद्यपद लिखे गए हैं। ये देखो जैन साहित्य की विशेषता, पौराणिक पत्र वही सेम के सेम है, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले। मूलतः इसमें देखो एक वो जो फागु शैली थी ना, वो फागु शैली यहां से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। जैन साहित्य से संबंधित ये रहा। आदिकाल में चरचरी, फागु, रास, रासऊ, चरियु काव्य शैलियों में केवल जैन रचनाकारों ने सर्जना की। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो ये कथन था ना, उपदेशात्मकता के स्थान पर घटनाओं को प्रधानता दी गई, उपदेश प्रधान काव्य है। इसमें
साफ तौर से लिखा है कि ये काव्य है, ये उपदेश प्रदान काव्य है, ये काव्य उपदेश प्रदान काव्य, सीधा सीधा किताब में से प्रश्न आया हुआ है इसका। उपदेशात्मकता और रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है, देख लो उसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर मतलब उपदेशात्मकता नहीं होती, इसमें साफ दिया हुआ जैन साहित्य में उपदेशात्मकता और रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है। प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा गया है जैन का उपदेशात्मकता के स्थान पर घटनाओं को प्रधानता दी गई, नहीं घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि क्या प्रधान है, उपदेश प्रधान है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब देखो आगे सीधा सीधा प्रश्न है, लाइन टू लाइन प्रश्न है, देखो अब उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, पुस्तक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अष्टछाप के कवियों से संबंधित आपको याद करवाया था कि अष्टछाप के कवि है, अष्टछाप के कवियों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, ये वाला प्रश्न है। शीत स्वामी ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अब ये सारे सारे शिष्य है मैंने एक साथ कर रखे हैं। अब मैं आपको शीत स्वामी, ये शीत स्वामी, ये शीत स्वामी रे, ये तो विठलनाथ के शिष्य है भाई, पहला प्रश्न ही गलत हो गया। शीत स्वामी ये विठलनाथ के शिष्य है, कुम्मन दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य है, वल्लभाचार्य के शिष्य सही है, ये चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य है, ये प्रश्न गलत है। और परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य, देखो परमानंद दास कुंभन दास, ये दोनों के दोनों, ये परमानंद दास रहे, ये कुंभन दास रहे, और ये वल्लभाचार्य द्वारा दीक्षित रहे। विठलनाथ द्वारा दीक्षित है, ये चतुर्भुज दास है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य न होकर विठलनाथ के शिष्य, देखो विठलनाथ के शिष्य और चतुर्भुज दास, ये रहे चतुर्भुज दास किसके द्वारा दीक्षित है, तो विठलनाथ द्वारा दीक्षित है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, देखो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया। मैं बता रहा था सूरदास के जो गुरु थे अर्थात अष्टछाप के जो कवि हुए हैं वो कौन से किसके गुरु है, मतलब किसके शिष्य है, ये जरूर याद रखना। ये देखो ये प्रश्न आया हुआ है, 44वां प्रश्न है, 44वां प्रश्न सीधा सीधा इस किताब से प्रश्न पूछा गया है। आगे अपने बात करें भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न है, देखो भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न है, वो प्रश्न है कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों से संबंधित असंगत कथन है। सीधा सीधा देखो परंपरागत रीति निरूपण प्रवृत्ति के पद्धति के प्रति भारतेंदु युग के सभी कवियों का मोह बना रहा, और सभी कवि रीति निरूपण, सभी कवियों ने रीति निरूपण किया था। रीति निरूपण तो किया ही नहीं था भारतेंदु के, भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के जितने भी सदस्य थे उन्होंने किसी ने भी रीति निरूपण किया, लेकिन सभी कवियों ने नहीं किया था। इसमें सभी कवि ऑप्शन में आ रहा है, इस वजह से ये विकल्प गलत हो जाए। ये राष्ट्रीयता की भावना, ये कवियों के प्रतिभा रचना कौशल को कठिन से कठिन विषय समस्या पूर्ति, ये देखो ये समस्या पूर्ति वाला प्रश्न, ये वाला समस्या पूर्ति वाला प्रश्न रहा, इस पेज से प्रश्न आया हुआ है। ये राष्ट्रीयता की भावना, ये देखो राष्ट्र राजभक्ति है, राष्ट्रीयता की राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति आती है इसमें, सीधा सीधा राष्ट्र प्रेम में राष्ट्रीय एकता की अभिव्यक्ति मिलती है। सारा इसमें नव जागरण की अभिव्यक्ति मिलती है। सारा प्रश्न ये देखो ये पेज से, इस पेज से प्रश्न आया हुआ है, ये 126 नंबर पेज से प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में रचनाकार और रचनाओं की दृष्टि से विकल्प संगत विकल्प है, सही विकल्प छांटिए। पंत की रचनाओं से संबंधित है। अब देखो इसमें प्रश्न आया है उच्छ्वास ग्रंथि और वीणा, ये उच्छ्वास ग्रंथि और वीणा पंत की रचना है, इसमें संगत पूछा गया है। और ये देखो ये पंत की रचना है, सीधा सीधा यहां से प्रश्न आया हुआ है। पंत की रचना है उच्छ्वास पहली, ग्रंथि फिर उसके बाद में वीणा, इसमें 3 ऑप्शन है। माध्यवर्मा की निहार रश्मि करुणा लिए जयशंकर प्रसाद की आ गई, युगांत ये पत जी की आ गई, आंसू उत्तरा कानन कुसुम ये जयशंकर प्रसाद की रचना आ गई। उत्तरा है ये उत्तरा तो किसकी रचना है, ये तो उत्तरा तो पंत की रचना है, तो ये वाला गलत ऑप्शन है, ये वाली गलत ऑप्शन है, ये वाला भी गलत ऑप्शन है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन यहां से देखो सीधा सीधा, अगर ये पढ़ के गए थे तो ये वाला प्रश्न भी सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न है। अब उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं सारे प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले बच्चों, आपके प्रश्न ये सीधे सीधे पूछे जाएंगे। देखो अब इसमें ये वाला प्रश्न आया है कि रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है, ये सूफी कवियों से संबंधित है। मधुमालती मंजन, शेख नबी की ज्ञानदीप रचना है, हंस जवाहिर रचना है वो कासिम शाह की रचना है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, इसमें उस्मान ऑप्शन दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। अब देखो ये ज्ञानदीप है ना, ये ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, हंस जवाहिर और मधुमालती ये मधुमालती मंजन की रचना है, ये मधुमालती मंजन की रचना है। देखो मधुमालती मंजन की रचना है।
और उसके बाद में मैं आपको और दिखाऊं, इसमें दो ऑप्शन और है ना, ये हस जाहिर कासिम शाह की रचना है, ये कासिम शाह है ना, ये वाले कासिम शाह रहे। अब अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ये अनुराग बांसुरी किताब में दिया हुआ है नूर मोहम्मद की रचना। ये देखो ज्ञान स्रोत पब्लिकेशन से जो किताब आई है उसमें यहां से प्रश्न है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, यहां से सीधा सीधा प्रश्न है। देखो बहुत महत्वपूर्ण किताब होने वाली है, अभी जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये किताब। ये वाला प्रश्न देखो, रीति निरूपण और रीति कवि के आधार पर असंगत कथन छांटिए। एक पेज मैंने सीधा सीधा पेज लगा रखा है। छंद निरूपक तो मतलब असंगत विकल्प है, सर्वांग निरूपक कुलपति मिश्र है, सर्वरस निरूपक है ये पद्माकर है, अलंकार निरूपक है ये जसवंत सिंह है। ये देख लो इसमें आ जाएगा कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह और पद्माकर। कुलपति मिश्र सर्वांग निरूपक, ये कुलपति मिश्र सर्वांग निरूपक, ये वाला आ गया ना। उसके बाद में रस निरूपक पद्माकर, ये रस निरूपक ये पद्माकर आ गया। अलंकार निरूपक जसवंत सिंह है, ये अलंकार निरूपक है, ये जसवंत सिंह इसमें ऑप्शन में दे रखा है। ये सीधा सीधा ये तीनों के तीनों प्रश्न यहीं से बन रहा है। अब इसमें क्या दे रखा है? छंद निरूपक तोष है। अब तोष में देखो, तोष में कोई छंद निरूपक नहीं है, तो ये वाला इस किताब में से यहां से प्रश्न आया हुआ है। कितने नंबर का प्रश्न है ये 65 नंबर का प्रश्न है। सीधे सीधे किताब से इस वाले इस इंडेक्स से ही प्रश्न पूछ लिया गया है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। अब देखो आदिकालीन शिलांकित कृति है, शिला पर लिखी गई रचना है। शिला पर अभी भी जो बंबई के म्यूजियम में ये संग्रहालय में संग्रहित है ये रचना। ये देखो यह शिलांकित रचना है, धार के शिलालेख पर उल्लेख है। ये जो धार के शिलालेख पर उल्लेख है ये रचना सीधी सीधी यहां से पूछी गई है। राहुल वेल रोडा कवि की रचना है। उसमें साफ मैंने ये स्कूल व्याख्याता 2020 भी ऐड कर रखा था, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 भी ऐड कर रखा था, पर अब इसमें आ जाएगा स्कूल व्याख्याता 2026, यहां ऐड हो जाएगा स्कूल व्याख्याता 2026। अब स्कूल व्याख्याता 2026 है तो ये वाला प्रश्न है स्कूल व्याख्याता 2026 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से ये लाइन सीधी सीधी उठाई गई है। यह शिलांकित रचना है और इसमें आ गई यह शिलांकित कृति है। कृति रचना एक ही बात होती है। तो देखो थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछेंगे, लेकिन किताब से प्रश्न आते हैं। अभी किताब पढ़ते हो तो किताबों से प्रश्न आते हैं, और ये इसकी मिसाल है। अब देखो अगला प्रश्न ये है कि किस विकल्प के सभी विद्वान पृथ्वीराज रासा को अप्रामाणिक रचना मानते हैं? मैंने यहां ये दे रखा था अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान वाला प्रश्न स्कूल व्याख्याता 15 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया है, 24 में भी आया हुआ है, और अब 26 में भी आ गया। ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 16 में, 23 में और 24 में भी आया हुआ ये प्रश्न। डॉक्टर बुल्लर, ये डॉक्टर बुल्लर रहा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये हीरानंद ओझा, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा रहा। उसके बाद मुंशी देवी प्रसाद, ये देवी प्रसाद रहे। तो ये वाला प्रश्न भी सीधा सीधा इसी, ये जो 82 नंबर का प्रश्न है ये सीधा सीधा पेपर में आ गया है। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपने। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक की दृष्टि से असंगत विकल्प है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? रामचंद्र शुक्ल दे रखा है। देखो ये हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों ग्रंथ किसके लिखे हुए हैं? ये देखो इस किताब में, ज्ञान सरोवर की किताब में, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ किताब में आया हुआ है। देखो ये प्रश्न, ये हिंदी साहित्य की भूमिका रही, ये हिंदी साहित्य का आदिकाल रहा, किसका लिखा हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे रखा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इन्होंने तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अब ये जो आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य का अतीत है, ये प्रश्न भी रामकुमार वर्मा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। ये प्रश्न ये रहे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा किताब में आया हुआ है। हिंदी साहित्य का अतीत और दिखाते हैं आपको। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आया हुआ है, और आपके भी पेपर में आ सकता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आया हुआ है तो स्कूल व्याख्याता 2026 में आ गया। अब सेकंड ग्रेड 2026 में भी आ सकता है ये प्रश्न, ऐसे रिपीट होते हैं प्रश्न। देखो अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखो किताब में से प्रश्न आ गए, कहां से आए कैसे आए। तीन निगाहों की एक तस्वीर मनु भंडारी की रचना है। फिर वसंत आया उषा प्रियंवदा की रचना है। फिर कहानी है
मुखोटा है, ये ममता कालिया की कहानी है। जहर ठहरा हुआ, ये चित्रा मुद्गल की कहानी है। अब देखो ये चारों के चारों कहानी और इनके कहानीकार अपनी किताब से संबंधित प्रश्न सीधे सीधे हैं। अब देखो अपने ममता कालिया का कौन सा पढ़ा है? ममता कालिया का मुखोटा। ममता कालिया की ये कहानी रही मुखोटा, अपनी किताब में साफ साफ दिया हुआ है मुखोटा। अब अपने बात करते हैं चित्रा मुद्गल, ये जहर ठहरा हुआ। चित्रा मुद्गल अभी पढ़ा है, जहर ठहरा हुआ। उसके बाद में अपने पढ़ा है फिर वसंत आया, उषा प्रियमवदा, फिर वसंत आया। ये देखो उषा प्रियमवदा में ये डाला हुआ है, फिर वसंत आया 1961 में लिखी गई कहानी है। अब मन्नू भंडारी की रचना है, मन्नू भंडारी की रचना में हार गई, यही सच है। ये तो मन्नू भंडारी की सीधी सीधी है। और उसके बाद में अगले पेज जो हार गई यही सच है, उसके बाद में जो अगला पेज था ना, उस अगले पेज में ये वाला प्रश्न आया हुआ है, एक प्लेट से और तीन निगाहों की एक तस्वीर। ये तो प्रश्न है, तीन निगाहों की एक तस्वीर किसकी है? मन्नू भंडारी की है। ये मन्नू भंडारी की ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन किताब में ये तीन निगाहों की एक तस्वीर प्रश्न पेपर में आया हुआ है। सीधा सीधा ऐसे पेपर में प्रश्न आया हुआ है। देखो तीन निगाहों की एक तस्वीर, सीधा कहानी संग्रह से संबंधित है, प्रश्न आ गया। अब अपने बात करते हैं रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित कुछ प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है वो सीधा सीधा ही पूछा गया। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो असंगत है? फारसी की काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन प्राय व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों के वर्ण्य विषय और उनकी वर्णन शैली दोनों रीतिकालीन काव्य परंपरा से बंधे हैं। अब बंधे नहीं है, साफ दिया हुआ है। रीति मुक्त काव्य धार व्यक्ति प्रधान है। देखो इसमें दिया हुआ है कवियों और वर्ण्य विषय में व्यथा प्रधान है, और कवियों की प्रेरणा मुक्त आत्मा अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। और ये कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेम आते हुए उसी प्रेम कथा का उन्होंने चित्रण किया। आत्मप्रक शैली में लिखा गया, प्रेम अनुभूति की अभिव्यक्ति आत्मप्रक शैली में। ये वाली प्रश्न भी पूछा गया, ये लाइन तो आई हुई है। और इसका अशरीरी हृदय भावों के मुक्त भावों की ओर व्यक्त करना था। ये कवि दरबारी अनुभूति और प्रामाणिकता और दायित्वता प्रेम का पालन करने वाले कवि, दरबार में रहकर भी ये कवि अनुभूति की प्रामाणिकता के आधार पर। अब ये जो प्रश्न है ना, ये इस लाइन से संबंधित भी प्रश्न है। देखो ये प्रधानता है कवियों की रीतिकालीन काव्य परंपरा से बंधे है, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्णतः मुक्त है। ये देखो ये लाइन थी, इन कवियों ने रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और रीति के बंधन से मुक्त रहे, इसीलिए इन्हें रीति मुक्त स्वच्छंद कवि कहा गया है। ये वाली किताब में लाइन रही। और पेपर में प्रश्न क्या है? पेपर में प्रश्न है रीति मुक्त कवियों के वर्ण्य विषय और उनकी वर्णन शैली दोनों रीतिकालीन काव्य परंपरा से बंधे हैं। अब काव्य परंपरा से बंधी हुई तो है ही नहीं, इसमें तो साफ लिखा हुआ है रीति के बंधन को स्वीकार ही नहीं किया। ये देखो ये किताब से प्रश्न आया हुआ सीधा सीधा। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि आरपीएससी वर्तमान में क्या कर रही है, वर्तमान में आरपीएससी रट्टाफिकेशन है उसको हटा रही है। जो रट के जाएगा ना उसके प्रश्न से ही नहीं होंगे। इसमें देखो विश्लेषणात्मक प्रश्न दिए हुए हैं सारे के सारे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान माना जाता है, क्योंकि काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में हुआ है जो इस प्रकार है। ये किताब से सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है, किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन की है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, इतिहास ग्रंथ है ये, और इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया जॉर्ज ग्रियर्सन। ये वाला प्रश्न है, देखो यहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है 95 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे निर्गुण संत काव्य धारा का दार्शनिक सांस्कृतिक आधार नहीं माना जाता? मतलब जो निर्गुण संत काव्य धारा अर्थात जो कबीर और उनके प्रवर्ती कवि थे, उन्होंने कौन सी धारा से अपना जो मत है वो ग्रहण नहीं किया। अब उन्होंने शंकराचार्य का द्वैत दर्शन भी लिया था, उपनिषदों से भी उन्होंने बातें ली है, सूफी दर्शन से भी उन्होंने बातें ली है, लेकिन पुराणों से उन्होंने कुछ बातें नहीं ली। पुराणों का तो उन्होंने विरोध ही किया है। ये देखो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, सूफियों से प्रेम दर्शन और ज्ञान वेदांत से
उपनिषदों से उन्होंने ग्रहण किया था, वेदांत उपनिषदों से ग्रहण किया था, ज्ञान पक्ष, लेकिन कहीं भी पुराण नाम नहीं है भाई, पुराण नहीं है ना, तो ये पुराण वाला उत्तर है, सही हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, आत्मकथा से संबंधित प्रश्न आया। मैं कह रहा था आपको कि हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है, वो प्रश्न है बार नहीं जाने देंगे भी, किताब ढंग से पढ़ लो विश्लेषणात्मक, क्योंकि आरपीएससी का जो ट्रेंड वर्तमान में बदला है ना, उसके हिसाब से मैंने ये किताब निकाली थी, और आरपीएससी की ट्रेंड के हिसाब से ये किताब है, ये सटीक भी बैठी है। देखो, आत्मकथा और आत्मकथाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है, आरपीएससी में आया है प्रश्न, 97 नंबर का प्रश्न है। अन्या से अनन्या प्रभाखेतान, पिंजरे की मैना मृदुला गर्ग, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा। ये देखो, ये कस्तूरी कुंडल ही बसे कहा, कौन सी सीध में है, मैत्रेयी पुष्पा में। और एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, अब सारे चारों के चारों आत्मकथा है, ये अपनी किताब में दी हुई है। देखो, कस्तूरी कुंडली बसे मैत्रेयी पुष्पा की दो आत्मकथा है, दो आत्मकथा है, दोनों पेपर में आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में तो आई हुई है कस्तूरी कुंडली बसे, और स्कूल में कहता 2024 में आई हुई है गुड़िया भित्र गुड़िया। अब एक अपने मन्नू भंडारी प्रभा खितान, ये पिंजरे की मैना, इसमें क्या दे रखा है, मृदुला गर्ग दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, पिंजरे की मैना ये मृदुला गर्ग दे रखा है, और यहां देखो पिंजरे की मैना क्या है, चंद्र किरण सौंदर्यक्षा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आरपीसी में आया है प्रश्न, और ये देखो इस किताब में यहां से प्रश्न आया। अब अपने और पढ़ते हैं, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, ये वाला रहा, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान। अब अपने मन्नू भंडारी का एक कहानी ये भी देख लेते हैं। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आया हुआ है, तो देखो ये एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का ऑप्शन में आ गया। तो ये जो आत्मकथा वाला प्रश्न है, ये भी अपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो पुस्तक है इसमें से आया हुआ है प्रश्न। अब अपने हैं, अगला प्रश्न है वो है कविता संग्रह और कवि सुमेलित कीजिए। अब अगर आपको एक अपनी केवल धार एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, तो भी उसका उत्तर सही हो जाएगा। अपनी केवल धार है, ये अरुण कमल की है, पहले में है और किसी में नहीं है, पहले में है, तो पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। अब पहले में है अरुण केवल, अपनी केवल धार है ना, अरुण कमल है, इसके ये समकालीन कवि हुए, और काव्य संग्रह ना, इनकी एक नंबर पे काव्य संग्रह ना, वो एक नंबर का काव्य संग्रह यही है, देखो ये अपनी केवल धार, और दूसरी इनकी रचना है वो है सबूत। थोड़ा सा ब्लर हो गया, हाँ जी, अपनी केवल धार और दूसरी सबूत। सबूत तो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में, तो अब ये अपनी केवल धार कब आ गई, स्कूल व्याख्या था 2026 में। अब अभी मैं थोड़े दिन बाद में ये छाप के दोबारा लगाऊंगा, स्कूल व्याख्या था 2026 में, और थोड़े दिन बाद एग्जाम होगा वरिष्ठ अध्यापक 2026, तो साथ में कहीं ना कहीं ऐड करूंगा वरिष्ठ अध्यापक 2026। देखो ये किताब बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जिन जिन बच्चों के पास पहुंची है। ये देखो, दुनिया रोज बनती है, आलोक दनवा की रचना है, और आलोक दनवा की रचना है, वो आलोक दनवा की रचना देखो, इसमें सिर्फ मैंने ये लगाया हुआ है। अब आलोक दनवा की रचना देखना, आलोक दनवा की रचना दुनिया रोज बनती है, साफ तौर से किताब में दिया हुआ है, दुनिया रोज बनती है। किताब में जिनके पास पुस्तकें हैं वो उन पुस्तकों में देख लेना भी कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं भाई, जरूर आप देख लेना। देखो मैं यहाँ साथ साथ में ऐड करता हुआ जा रहा हूं, यहाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं, अर्धमागधी अभ्रस से संबंधित विकसित द्विबोलियों का समूह है पूर्वी हिंदी। किताब का फ्रंट पेज देखोगे ना अपना, तो उसमें जो दो पेज पलटोगे वहीं आ जाएगा अर्धमागधी पूर्वी हिंदी से संबंधित। ये अर्धमागधी कौन सी बोली से संबंधित है, ये तो है वो है अर्धमागधी अभ्रस, कौन सी बोलियों का समूह है, पूर्वी हिंदी बोलियों का समूह है। ये पूर्वी हिंदी बोलियों का समूह, जिसमें कौन कौन सी बोली आती है ये भी याद कर लेना, ए बी सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, याद कर लेना कौन कौन सी आगे पेपर में पूछा जा सकता है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये वाला आ सकता है। अब देखो ऐसे प्रश्न सीधे सीधे लाइन टू लाइन प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न आया है 115वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ किस कवि से मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी उत्तर है इसका। मैं सबूत यहां देखो, ये किताब में से प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना। वरिष्ठ अध्यापक 2017, वरिष्ठ अध्यापक 2025, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025, और साथ में जुड़ गया स्कूल व्याख्याता 2026। देखो ऐसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ऐसे प्रश्न ऐड हो रहे हैं इसमें, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें। देखो देखो
प्रश्न आया है ना, सीधा सीधा प्रश्न आया है। अपने बात करते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली को आगे बढ़ाने वाले गद्यकार, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैंने फोटो पीडीएफ बनाई थी, तो ये लल्लू लाल है, ये सदल मिश्र है, ये सदा सुखलाल नियाज है, और ये इंशाअल्लाह खां है। पेपर में क्या प्रश्न है? खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 नायकों में शामिल नहीं है। देखो, इंशाअल्लाह खां, ये इंशाअल्लाह खां रहे, ये लल्लूलाल सदर मिश्र, ये लल्लूलाल रहे, और ये सदल मिश्र रहे। यहां लाला भगवान दीन बीए की जगह क्या होना था? सदा सुखलाल नियाज होना था। देखो ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न है 129वां प्रश्न, और ये 129वां प्रश्न है, यहां से आया हुआ है। अगला देखो 139वां प्रश्न आया हुआ है। एक विशेष काव्य आंदोलन, एक विशेष काव्य आंदोलन जिसका जन्म हिंदी के काव्य क्षेत्र में तार सप्तक के संपादन से हुआ, वह है। तार सप्तक का संपादन हुआ, उसके साथ एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम प्रयोगवाद है। ये किताब से प्रश्न है, ये आया हुआ है भाई, ये रहा। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। किताब से सीधा सीधा प्रश्न आ गया भाई। देखो, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। देखो भाई, ये प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के और सीधे सीधे स्कूल व्याख्याता में महत्वपूर्ण है, तो आपके वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि इस पुस्तक के बारे में आप अपने साथियों को बताएं, और ये पुस्तक आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो पुस्तक है, ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अभी वरिष्ठ अध्यापक का पेपर जुलाई में ही है, और जुलाई में ये वाली जो किताब है, इस किताब के प्रश्न के साथ ही पीडीएफ के साथ ही, जैसे पीडीएफ मैंने अभी स्कूल व्याख्याता की बनाई है, वैसे ही पीडीएफ सेकंड ग्रेड की लेके आऊंगा आपके साथ। आपके साथ सेकंड ग्रेड की पीडीएफ लेके आऊंगा, सबूत के साथ लेके आऊंगा। जैसे भी सबूत साथ साथ में दे कि कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे लैंग्वेज थी, लैंग्वेज में भी बदलाव नहीं किया गया। मैं थैली मार मार के जोर दे दे के कह रहा था कि आज दिन तक आरपीएससी में जितने भी प्रश्न आए उनको मैंने मेंशन किया हुआ है कि इस किताब में यहां से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज दिन तक आरपीएससी में जितने भी पेपर हुए हैं, उन सबके प्रश्न मैंने ऐड कर दिए उस किताब में। तो बचा क्या है उस किताब में? तो हर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जितने भी बच्चों के पास ये किताब जा रही है, वो सारे के सारे बच्चे इस किताब की वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और अपने साथियों को बता रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों के पास ये पुस्तक नहीं पहुंची है, एक बार अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाके इस पुस्तक का विश्लेषण जरूर करें भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाते ही पुस्तक को खरीदो, पुस्तक लेके हाथ में और देखो, पढ़ो उसको, कहां कहां से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न है पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली किताब है ये पुस्तक, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है, और सॉरी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे भी महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी साथी देख रहे हैं ना, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है ये किताब धीरे धीरे जिन भी विद्यार्थियों के पास जा रही है, क्योंकि इस किताब को मैंने स्कूल व्याख्याता के एग्जाम से जस्ट 1-1.5 महीने पहले ही निकाला था, तो कम बच्चों के पास पहुंच पाई थी। लेकिन जैसे ही स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ, बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेज और कॉल आए थे कि सर किताब महत्वपूर्ण रही और हमारे बहुत काम आई ये किताब। वैसे ही सेकंड ग्रेड में जितने भी विद्यार्थी है, तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी ये पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका जो मैंने कवर पेज है, वो भी ब्लैक कलर का कवर पेज इस वजह से ही बनवाया था थोड़ा सा, क्योंकि ये किताब जो बुक स्टोर पे पड़ी हुई हो तो वो सीधे सीधे मिल जाए, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भी देखो, मूल पुस्तकों का सार संग्रह सबूत दे दिया भैया आपको। और क्या कह सकता हूं कि आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में, कौन से एग्जाम में? स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए। अब सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, सेकंड ग्रेड के बाद में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 100%, क्योंकि आज दिन तक जितने भी आरपीएससी में पेपर हुए, सारे के सारे ये ऐड कर दिए हमने कि ये इस फलाना आरपीएससी के पेपर में हुआ है, ये फलाना आरपीएससी के पेपर में, तो सारे प्रश्न ऐड कर दिए। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक बार अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर इस किताब का विश्लेषण जरूर करें। और जिन भी विद्यार्थियों ने पुस्तक खरीदी थी, उनका अगर उनको कुछ भी सपोर्ट मिला इस किताब से, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट से हमें
खुशी मिलती है। आपके आप जो भी कमेंट करते हो उसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, और अगर कोई समस्या हो तो समस्या के समाधान के लिए हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तो एक बार जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।